कल्पनाओं की कहानियाँ जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। खूनी दरिंदा, अ मर्डर मिस्ट्री, सस्पेंस एंड थ्रिलर स्टोरी, भाग 13, खूनी की तलाश। क्रोकोडाइल कुछ देर तक हवा में मुंह उठाए कुछ सूंघता रहा और फिर बड़ी तेज़ी से सर्वेंट क्वार्टर्स की ओर भाग छूटा। मालती और इंस्पेक्टर तिवारी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। क्रोकोडाइल एक सर्वेंट क्वार्टर के सामने पहुंचकर रुक गया। उसने ऊपर की ओर मुंह उठाकर हवा में सूंघा और फिर सर्वेंट क्वार्टर के दरवाजे पर अगला दाया पंजा मारा। क्वार्टर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। क्रोकोडाइल को आते देखकर सर्वेंट क्वार्टर्स में रहने वाले चारों नौकर और दोनों नौकरानियां वहीं ठिठक कर रुक गए, जो रतन के साथ बंगले की ओर जा रहे थे। वे सभी पलटकर सर्वेंट क्वार्टर्स के पास आ खड़े हुए। इंस्पेक्टर तिवारी ने रतन की ओर देखते हुए कहा, रतन, ये किसका क्वार्टर है? आवाज़ देकर दरवाज़ा खुलवाओ। रतन ने जवाब देते हुए कहा, इस क्वार्टर में रेशमा रहती है, पता नहीं अफीम खा कर सोई होगी। इतनी देर तक वो दरवाज़ा पीटता रहा, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। इंस्पेक्टर तिवारी ने ऊपर की तरफ जाने का इशारा करते हुए कहा, तुम सीढ़ियों से ऊपर जाकर किसी आदमी को नीचे क्वार्टर में उतार दो, वो दरवाज़ा खोल देगा। तभी एक छरेरे बदन के एक नौजवान ने कहा और तेज़ी से दौड़ता हुआ सर्वेंट क्वार्टर की छत पर जाने वाली सीढ़ियों की ओर चलते हुए कहने लगा, तुम रहने दो काका, मैं जाता हूँ। छत पर पहुंचकर उसे दोनों हाथों से मुंडेर पकड़ी और धीरे से आंगन में कूद गया। फिर उससे दरवाजे की कुंडी खोल दी। रतन और इंस्पेक्टर तिवारी और मालती की टॉर्चों की रोशनी एक साथ आंगन को पार करके कमरे के दरवाजे पर पड़ी। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो तीनों तेज़ी से क्वार्टर के अंदर चले गए और फिर जैसे ही उन्होंने कमरे के अंदर रोशनी डाली, वो तीनों पूरी तरह चौंक पड़े। कमरे के बीचों बीच एक मोटा गद्दा बिछा हुआ था, जिस पर एक भरपूर जवान लड़की वस्त्रहीन लाश पड़ी हुई थी। उसके सीने और पेट के घावों में अभी तक खून रिस रहा था। मालती ने घावों से रिसते हुए खून को देखते हुए अनुमान लगाया, लगता है इस लड़की की हत्या अधिक से अधिक आधे घंटे पहले की गई होगी। और फिर आगे बढ़कर बिस्तर के पास पड़ी साड़ी उठाकर उस जवान लड़की की वस्त्रहीन लाश पर डाल दी। इंस्पेक्टर तिवारी ने नौकर नौकरानियों को कमरे से बाहर रुकने का इशारा किया और अंदर चला गया। मालती ने अपनी टॉर्च की रोशनी सारे कमरे पर डाली, फिर उस खिड़की की ओर देखने लगी जो क्वार्टर्स के पीछे गुजरने वाली सड़क की ओर खुलती थी। मालती ने टॉर्च कोने में रखकर एक स्टूल पर रख दी और फिर दोनों हाथों से खिड़की की सलाखें पकड़कर हिलाने लगी। फिर उसने झटके से पूरी खिड़की दीवार में से निकालकर फर्श पर दीवार के सहारे रख दी। ये देखकर रतन के मुंह से आश्चर्य से निकला, अरे। तभी मालती ने कहा, मेरा ख्याल है हत्यारे का रेशमा के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन ज़रूर था और वो अक्सर इसी रास्ते से रेशमा के पास आता जाता रहा होगा। मालती के इतना कहते ही रतन भी उसकी बात को हाँ में हाँ करते हुए कहता है, हाँ, आप ठीक कह रही हैं बीवी जी। रेशमा के बराबर वाला क्वार्टर मोती का है। उसने मुझसे कई बार कहा था कि रात को कभी कभी उसे रेशमा के क्वार्टर से किसी आदमी के हंसने की और बातें करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मोती ने कई बार उसे उस समय उठकर रेशमा का क्वार्टर खुलवा कर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। इतना सुनते ही दरवाजे के पास खड़ी एक युवा नौकरानी जल्दी से बोल उठी, इसीलिए इसने मुझसे क्वार्टर बदला था। पहले ये सिरे वाला क्वार्टर मेरे पास था। मालती
खिड़की से उठकर फिर दीवार के खांचे में फिट कर देती है। मुड़कर इंस्पेक्टर तिवारी से बोलती है, आइए बंगले में चलकर देखते हैं, यहाँ 2 नौकर और रतन को छोड़े चलते हैं। आइए इंस्पेक्टर तिवारी। इतना कहकर इंस्पेक्टर तिवारी और मालती तथा बाकी के नौकर नौकरानी साथ बंगले की ओर चल दिए। एक और हत्या। मालती की बात सुनकर मेजर बलवंत चौंक कर उसकी ओर देखने लगा। मेरा ख्याल है हत्यारे ने अपने आप को छिपाने के लिए किशोर की जवान और खूबसूरत नौकरानी रेशमा को मार डाला। बलवंत कुछ देर चुपचाप खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर बोला, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। तुम बता रही हो कि किशोर का हत्यारा रेशमा की हत्या करने के बाद उसके क्वार्टर को खिड़की से फरार हो गया। फिर वो कौन था जो किशोर की लाश यहाँ से उठा कर ले गया? क्या वो हत्यारे का ही कोई दूसरा साथी था या कोई दूसरा व्यक्ति? मेरा ख्याल है उस आदमी का किशोर के हत्यारे से कोई ना कोई संबंध नहीं था। अगर वह हत्यारे का साथी होता तो हत्यारे के साथ रेशमा के क्वार्टर की खिड़की से ही निकल कर जाता। लेकिन किशोर की लाश बंगले के मेन गेट के ऊपर से ले जाई गई है और इसी बात से ये साफ हो जाता है कि किशोर की हत्या करने वाला दूसरा व्यक्ति था और उसकी लाश उठाकर ले जाने वाला व्यक्ति दूसरा था, क्योंकि हत्यारे को किशोर की हत्या करने के बाद उसकी लाश उठा कर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सब मेजर बलवंत ने विस्तार से समझाया। मेजर बलवंत की बात सुनकर सब लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। बलवंत ने नौकरों की ओर देखते हुए पूछा, क्या किसी ने किशोर की प्राइवेट सेक्रेटरी ललिता का घर देखा है? रतन ने आगे बढ़कर कहा, जी हाँ, मैंने देखा है, मैं कई बार उसके घर गया हूँ। मेजर बलवंत ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, अपने ड्राइवर को रतन के साथ भेज दीजिए, ये ललिता को साथ लेकर आएगा। मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि इस अलमारी में से कोई चीज़ चुराई गई है या नहीं। इंस्पेक्टर तिवारी ने अपने ड्राइवर को ऑर्डर दिया, महीप सिंह, तुम रतन को लेकर चले जाओ। ड्राइवर महीप सिंह रतन को साथ लेकर चला गया। मेजर बलवंत ने कहा और बेडरूम की दरवाजे की ओर चल दिया और वो चलते चलते कहने लगे, इंस्पेक्टर साहब, अपने स्टाफ को यहाँ काम निपटाने दीजिए, हम लोग ज़रा रेशमा के क्वार्टर में चलते हैं। मालती और इंस्पेक्टर तिवारी भी 2 कांस्टेबल के साथ आने का इशारा करके मेजर बलवंत के पीछे पीछे सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चल देते हैं। मेजर बलवंत ने रेशमा की लाश देखी और फिर जल्दी जल्दी पलक झपकाने लगा। लगता है जिस आदमी ने रेशमा की हत्या की है वो कोई नौसिखिया हत्यारा था। हो सकता है रेशमा की हत्या उसके जीवन की पहली, दूसरी या तीसरी हत्या हो। हत्यारे को ये नहीं पता था कि इंसान के जिस्म के किस हिस्से पर वार किया जाए ताकि वार घातक और प्रभावशाली सिद्ध हो सके। उसे हत्या करने का कोई अनुभव नहीं था। उसे जल्दी जल्दी 5-6 ताबड़तोड़ वार किए और ये समझकर चला गया कि इतने वारों के बाद रेशमा मर ही जाएगी। ये तो रेशमा का दुर्भाग्य था कि वो मर गई, वरना इन घावों से मरने की कोई संभावना नहीं थी। अब मेजर बलवंत ने रेशमा के सीने और पेट के घावों को देखते हुए और उल्टा पलटी करते हुए कहा। वही मालती और इंस्पेक्टर तिवारी चुपचाप खड़े रेशमा के शरीर के घावों को देख रहे थे। मेजर बलवंत ने मालती को आदेश दिया, मालती, रेशमा के ट्रंक और अटैची को ज़रा खोल कर तो देखो, शायद काम की कोई चीज़ मिल जाए। मालती ने अपने पर्स में से चाबियों का एक गुच्छा निकाला और कोने में एक स्टूल पर रखे ट्रंक और उसके ऊपर अटैची के ताले खोल दिए। अटैची में रेशमा के पहनने के कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। मालती ने अटैची बंद करके एक और सरका दी और ट्रंक खोलने लगी। ट्रंक में कुछ
नए कपड़ों के साथ साथ कुछ सोने के जेवर और लगभग 700 रुपये के नोट थे। इसके अलावा एक एल्बम था। मालती ने एल्बम में लगे 4-6 फ़ोटोज़ को देखा और फिर एल्बम मेजर बलवंत की ओर बढ़ा दी। मेजर बलवंत ने एल्बम खोलकर देखा। पहले में तो रेशमा की बहुत पोशाकों और पोज़ों में रेशमा के कुछ फ़ोटो थे, लेकिन उन फ़ोटोज़ के बाद भारत के विभिन्न मंदिरों और तीर्थ स्थानों के बहुत ही सुंदर फ़ोटोग्राफ्स थे। उन फ़ोटोज़ को देखने से लगता था कि किसी ज़माने में रेशमा बहुत ही धार्मिक विचारों की थी और उसने भारत के अनेक तीर्थों की यात्रा की थी, अनेक मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन किए थे। इतनी धार्मिक विचारों की लड़की का ऐसा दुखद अंत, मालती ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। लेकिन मेजर बलवंत ने मालती की बात के उत्तर में कुछ नहीं कहा। वो बड़े ध्यान से दोबारा एक एक फ़ोटो को देखने लगा। मालती फिर खुले हुए ट्रंक के पास जा बैठी। उसे ट्रंक में से कपड़े, जेवर और रुपयों का डब्बा निकालकर फर्श पर रख दिया। उसे देखा कपड़ों के नीचे एक फ्रेम में जड़ा रेशमा का एक बहुत ही सुंदर फ़ोटो था। इस फ़ोटो में शायद वो किसी के साथ बैठी हुई थी, लेकिन जिसके साथ बैठी हुई थी उसका फ़ोटो काट कर निकाल दिया गया था। उसे वो फ़ोटो मेजर बलवंत की ओर बढ़ा दिया। मेजर बलवंत ने बड़े ध्यान से रेशमा के उस फ़ोटो को देखने लगा। रेशमा रंग बिरंगे फूलों से भरे एक लॉन में बैठी हुई थी, जिसके पीछे हरी भरी पहाड़ी थी। मेजर बलवंत को ऐसा लगा जैसे उसने इस लॉन और पहाड़ी को कहीं देखा है, लेकिन कब और कहाँ देखा है ये उसे याद नहीं आ रहा था। अब मेजर बलवंत ने इस फोटो को देखने के बाद कहा, इंस्पेक्टर तिवारी, एक कांस्टेबल भेजकर अपने स्टाफ को यहाँ बुला लीजिए। मेरा ख्याल है वो लोग अपना काम समाप्त कर चुके होंगे। इंस्पेक्टर तिवारी ने कांस्टेबल को आदेश दिया कि वो बंगले में जाकर स्टाफ के सदस्य को बुला लाए। कांस्टेबल तेजी से मुड़ा और बंगले की इमारत की ओर चला गया। मालती फिर ट्रंक की तलाशी लेने लगी। उसे एक रेशमी रुमाल में बंधे हुए कुछ पत्र मिले। उसने रुमाल की गांठ खोल कर देखा। लेटर्स में कुछ पोस्ट कार्ड थे और कुछ अंतर्देशीय लिफाफे थे। उसने रुमाल समेत वो पत्र मेजर बलवंत की ओर बढ़ा दिए। मेजर बलवंत ट्रंक के पास फर्श पर जा बैठा और रुमाल में से एक एक लेटर को उठाकर पढ़ने लगा। उन पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय लिफाफों के ऊपर लिखे पतों को जो त्यों पढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों में आश्चर्य और एक विचित्र सी उत्सुकता जागती चली जा रही थी। उसे सारे पोस्ट कार्ड्स को और लिफाफों पर लिखे पतों को पढ़ा और फिर उन्हें रुमाल में बांधकर मालती की ओर बढ़ाते हुए कहा, पत्रों के उस पुलिंदर को अपने पर्स में रख लो, घर चल करने पड़ूंगा। भले ही हत्यारे पर इन पत्रों में से कोई प्रकाश ना पड़े, लेकिन रेशमा के जीवन पर थोड़ा बहुत प्रकाश ज़रूर पड़ जाएगा। मालती ने पत्रों का पुलिंदा अपने हैंडबैग में रख लिया और फिर ट्रंक में से निकाली हुई चीज़ों को ट्रंक में रखने लगी। तभी दूर से आते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी और थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर तिवारी के स्टाफ के सदस्य वहाँ पहुँच गए। उनके साथ रतन भी था और जो किशोर की प्राइवेट सेक्रेटरी ललिता, उसको भी ले आया था। मेजर बलवंत ने ललिता की ओर देखा। वो 24-25 वर्ष की छरेरे बदन की एक सुंदर लड़की थी। उसके कटे हुए बाल उसके कंधों पर झूल रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें इस समय गहरी सुर्ख हो रही थी। शायद वो काफ़ी रोई थी। उसके सुंदर चेहरे पर दुख, शोक की गहरी रेखाएं थी। बलवंत ने ललिता से कहा, ललिता जी, चले हम लोग किशोर के बेडरूम में चले। और फिर पलटकर इंस्पेक्टर तिवारी से बोला, इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ का काम समाप्त करके रेशमा की लाश अपने पुलिस स्टेशन भिजवा दीजिए। इस समय तो रात के 2 बजे हैं। सुबह लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दीजिएगा। तब तक मैं ललिता जी से बात करके देखता हूँ। इंस्पेक्टर तिवारी ने कहा, ठीक है, और अपने स्टाफ के सदस्य को आवश्यक निर्देश देने लगे। किशोर के बेडरूम में पहुंचकर मेजर बलवंत ललिता को साथ लिए स्टोल की उन
अलमारियों के सामने जा खड़ा हुआ, जो बेडरूम के कोने में दीवार के सहारे खड़ी थी। कौन है किशोर का हत्यारा? क्या किशोर की हत्या, मंदिरों की चोरी और पार्थ पर किया गया अटैक ये आपस में कहीं ना कहीं लिंक्ड है, या इन सब के पीछे किसी एक का हाथ है? कौन है वो खूनी दरिंदा? जानने के लिए जुड़े रहेगा इस कहानी के साथ अंत तक। खूनी दरिंदा, अ मर्डर मिस्ट्री, सस्पेंस एंड थ्रिलर स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मिनिएक्स पर।